हे एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जी के। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी के बारे में। अभी तक हमने 4 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज का हमारा 5वां चैप्टर है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा है कि आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। जैसे भी आपको क्लास लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो आज के हमारा जो लेक्चर है वो है 5वें। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में, ठीक है। तो जल इसका चैप्टर का नाम है, तो जल के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। जल के बारे में सोचने पे आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है। जैसे कि हम जल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जल ही आता है। जल कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, नदी में देखने को मिलता है, जल प्रपात वर्षा में देखने को मिलता है। जल के नल जो होते हैं, जल के जो नल होते हैं वहाँ पर हमें जल देखने को मिलता है। जब हम बचपन में क्या करते थे, कागज़ की नाव बनाकर पानी पर तैराया करते थे, ठीक है। तो ये सारी जल की एक्टिविटी थी, ठीक है। गड्ढों में जल क्या होता है, जमा हो जाता है। दोपहर तक गड्ढों में जल जमा हो जाता है। और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जब भी जमा जो जल होता है वो वाष्पित होकर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संगठित होकर बादलों का रूप ले लेता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, नहरें हो गई, तो वहाँ पे जल भरा हुआ है। तो जब गर्मी होती है तो जल की जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणों की गर्मी की वजह से जलवाष्प हो जाता है। और जलवाष्प ऊपर जा कर के बहुत इकट्ठा हो जाता है। जलवाष्प ऊपर जा कर के कैसा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होकर के भारी हो जाता है, और भारी होकर के वो पानी के रूप में, मतलब वर्षा के रूप में बरस जाता है, ठीक है। तो यही सारी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ये जल जो है अपने स्वरूप को लगातार बदलता रहता है। महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। क्योंकि क्या होता है कि जल क्या होता है, ऊपर वाष्पित होकर ऊपर जाता है, जलवाष्प बन जाता है, और बारिश के रूप में वही जलवाष्प फिर से बरस जाता है और फिर से वही प्रोसेस होती है। तो लगातार वही प्रोसेस होती रहती है। और ये जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले का जल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया है जल चित्र। यहाँ पे जैसे नदी है या कोई तालाब है तो यहाँ से जलवाष्प हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और सघन होने के बाद क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, विर्षण होकर के, और ये दोबारा से बरस जाता है। देखिए यहाँ से जल गया और ये दोबारा से यहाँ पे बरस गया। तो यही प्रोसेस जो है इसमें चलती रहती है। क्या हो जाएगा, यही प्रोसेस इसमें चलती रहती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गई, कांगो नदी हो गई, कहाँ पे, अफ्रीका में। ऑरेंज नदी हो गई अफ्रीका में। विक्टोरिया झील हो गई अफ्रीका में, ठीक है। हिंद महासागर हो गया, ठीक है। अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये जल के स्रोत हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, होंगी नदी हो गई, ऑस्ट्रेलिया में दार्जिलिंग नदी हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जल के स्रोत हैं। नदियाँ हों या फिर तालाब हों, महासागर हों, ये सब कुछ जल के स्रोत हैं, ठीक है। जल का वितरण किस तरीके से होता है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना ढका हुआ है, 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या है, थल से ज़्यादा हमें जल देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी क्या होता है, उसके बावजूद भी हमें कई देशों में जल की कमी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश जल है, जैसे कि हो गया झीलों का जल हो गया, या फिर हम बात करें जो हिमनद होती है, हिमनद नदियाँ होती हैं वहाँ का जल हो गया, ग्लेशियर का जल हो गया। तो ये वाला जो फ्रेश जल है उसकी मात्रा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू, जबकि जो समुद्री जल है जिसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, लवणीय जल है, उसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो महासागरों में कितना जल है, तो 97% है, 97.3।
बर्फ़ में कितना जल है, तो बर्फ़ कितनी है 0.2%, सॉरी 2% हो जाए। भूमिगत जल कितना है 0.68%। झीलों का अलवणीय जल कितना है 0.009%। स्थलीय समुद्री जल एंड नमकीन झीलों का जल कितना है 0.009%। वायुमंडल जल कितना है 0.0019%। और नदियों में कितना है 0.0001%। देखिए जो पीने वाला जल है, जो अच्छा जल है, वो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कम है, जबकि जो लवणीय जल है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो पीने योग्य नहीं है, यूज़ करने योग्य नहीं है, वो महासागरीय जल है। ठीक है, तो जल जो है जो यूज़ लायक है वो कैसा है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमें जल को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई अनुभूति होती है। ठीक है, तो समुद्री जो तट होते हैं वहाँ पे जब हम नंगे पैर चलते हैं बिना चप्पल पहने, तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू होती है, ठंडी पवन चलती है, समुद्री पक्षी भी होते हैं, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत होता है। सब कुछ क्या करता है, एक मनमोहित वाली चीज़ों को प्रतीत करता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा कैसा रहता है, गतिशील रहता है। जो ताल हो गए या फिर झीलें हो गई, उनका जल कैसा रुका हुआ रहता है, जबकि महासागरीय जल में हमेशा लहरें आती रहती हैं, यह कभी भी शांत नहीं रहता। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लहरें आती हैं उनको क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं, या फिर ज्वार भाटा कहते हैं, या फिर उसको हम धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये होती हैं तरंगे। तरंगे जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से आती है। तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय गेंद जल में गिर जाती है। जैसे अगर हम किसी तालाब, नदी, समुद्र के किनारे गेंद खेल रहे हैं तो गेंद क्या होती है, अगर नदी में गिर जाती है या फिर उस जलाशय में गिर जाती है तो दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। जैसे ही उसमें गिरती है तो क्या होता है, तरंगे उठती हैं। क्या उठती हैं, तरंगे उठती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखो तरंगे उठ रही हैं, इस तरीके से तरंगे उठती हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इनको क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। जब महासागरीय जो सतह होती है उस पर लगातार जल गिरता और उठता रहता है तो उसको क्या कहते हैं, तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंगे कहा जाता है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब तेज तूफान होता है तो बहुत विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल कैसा हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई तक वाली विशाल ज्वालीय तरंगें जो है वो उठ सकती हैं, जिसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो समुद्र में, महासागर में तरंगों का उठना, बहुत ज़्यादा तरंगों का उठना, विशाल तरंगों का उठना ही सुनामी कहलाता है। क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। ठीक है, देखिए सुनामी से कुछ इस तरीके से विनाश होता है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। अब बात करते हैं हम ज्वार भाटा क्या होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है ज्वार भाटा। ठीक है, पूरे चैप्टर का। दिन में 2 बार नियमित नियम से या फिर महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार मतलब एक बार जल का उठना और एक बार जल का गिरना, तो ये 2 बार हो गया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ज्वार भाटा कहलाती है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब जल ऊपर उठ जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब जल निम्नतम स्तर पर मतलब नीचे आ जाता है, तट के पीछे आ जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, जब जल ऊपर उठ जाता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और नीचे तल पे आ जाता है तो उसको भाटा कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा किसके वजह से आते हैं, सूर्य और चंद्रमा के
शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल कैसा हो जाता है, अभिकर्षित हो जाता है, मतलब आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। जिसके कारण क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, उच्च मतलब हाई ज्वार आते हैं। ठीक है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भी उठते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज्वार आते हैं। इस ज्वार को हम बृहत ज्वार के नाम से जानते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में पड़ता है तो इसमें क्या आते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। क्या आते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ठीक है, उच्च ज्वार जो होता है नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करता है। कौन, उच्च ज्वार। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछुआरों को बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानीय पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो जो ज्वार भाटा आते हैं उनको विद्युत उत्पादन के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो पार्ट था यहीं पे फिनिश होता है। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।